गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास थर्ड और चैप्टर नंबर है थर्ड और हमारा लेसन का नाम है शब्द विषय। इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि शब्द होता क्या है, यानी कि शब्द हमारा बनता कैसे है। तो इसमें कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनको सार्थक रूप में यानी कि क्रमबद्ध समूह में उसको लगाया जाता है, तभी एक हमारे शब्द का निर्माण हो पाता है। अगर उसको हम क्रमबद्ध समूह में नहीं लगाएंगे तो एक हमारे शब्द का निर्माण नहीं होगा और इसका कोई अर्थ भी नहीं निकलेगा। जैसे यहाँ पे गाय दिया है, आम है, तो इनको सबसे पहले हम यहाँ पर क्रमबद्ध समूह में लगाया गया। इसी प्रकार एक शब्द का निर्माण हो गया है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारी शब्द की परिभाषा। तो शब्द की परिभाषा क्या है, यानी कि वर्णों का ऐसा मेल, यानी कि यहाँ पे जो वर्ण दिए गए हैं इनको यहाँ पे मिलाया गया है जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, यानी जिसका कोई एक अर्थ निकल रहा हो। जैसे यहाँ पे आम है, आम का अर्थ है फल, परिणाम, तो यहाँ पे इसका कोई अर्थ निकल रहा है। गाय है, गाय जानवर है, तो इसका भी यहाँ पे अर्थ जो है निश्चित निकल रहा है। तो वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई निश्चित अर्थ हो शब्द कहलाता है। जब तक उसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होगा तब तक वो शब्द नहीं कहलाएगा। इसके बाद में आप आगे चलते हैं, देखते हैं कि अब शब्द के भेद कितने होते हैं, यानी कि शब्दों को कितने भागों में यहाँ पे बांटा गया है। तो शब्द जो है हमारे 4 प्रकार के पाए जाते हैं। तो सबसे पहला इसमें हमारा आ रहा है अर्थ के आधार पर, यानी कि जी अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला हमारा है सार्थक और दूसरा है निरर्थक। तो सबसे पहले देख लेते हैं सार्थक शब्द, यानी कि सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ हो। अगर उनका कोई निश्चित अर्थ नहीं आ रहा है तो वो निरर्थक शब्द में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे दिया है सार्थक शब्द, यानी कि जिनका कोई निश्चित अर्थ हो वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। व्याकरण भी मुझे ये बताती है कि हमें सार्थक शब्दों पर ही अधिकतर ध्यान देना चाहिए। निरर्थक शब्द हमारे किसी काम के नहीं होते हैं। इससे सार्थक शब्द दिया है, जैसे इसमें आम है, रोटी है, लोटा है, ये जो है सार्थक शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा पॉइंट आ रहा है हमारा निरर्थक शब्द, यानी निरर्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता है, उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे शब्द दिया है वाय, कोटी, कोटी, इन शब्दों का प्रयोग हमेशा निरर्थक शब्दों के रूप में किया जाता है। तो ये निरर्थक शब्द के अंतर्गत इनको रखा जाएगा। अगला बात है हमारा सेकंड पॉइंट, प्रयोग के आधार पर, यानी कि प्रयोग के आधार पर भी शब्दों को अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं कितने भागों में बांटा गया है। तो इसको जो है मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, यानी कि इसको 2 भागों में बांटा गया है इसको। सबसे पहला हमारा है विकारी शब्द। विकारी शब्द सबसे पहला है, तो इसको देख लेते हैं विकारी शब्द होते क्या है। यानी कि विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें किसी कारणवश परिवर्तन हो जाए। अगर उसी जगह उनको प्रयोग किया जाए या बोला जाए तो उनमें किसी कारणवश परिवर्तन हो जाए, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे विकारी शब्द भी होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है बूढ़ा, लड़की, यानी कि ये शब्द दिया है। बूढ़ा है, लड़की, लड़का, लड़का शब्द दिया, बूढ़ा है, लड़का है।
तो इन शब्दों का अगर प्रयोग में लाया जाए तो ये इनका परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि बूढ़ा शब्द लिखा है, अगर इन्हें विकार उत्पन्न करना चाहेंगे तो हम यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगा देंगे, बूढ़ी हो जाएगा। लड़का लिखा है, यहाँ पे हो जाएगा लड़की। तो इस प्रकार इसमें जो है विकारी शब्द में परिवर्तन हो जाता है। अगला आ रहा है हमारा अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन या बदलाव नहीं किया जाता है, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। अविकार यानी कि इसका मतलब होता है उनमें किसी प्रकार का विकार यानी कि बदलाव हम नहीं कर सकते हैं। जैसे लिखे हैं वैसे ही उनको पढ़ेंगे और वैसे ही किसी दूसरी जगह पर प्रयोग करेंगे। जैसे यथा है, शीघ्र है, कल है, आज है, देर है, इन शब्दों को जैसा लिखा हुआ है वैसे ही हम पढ़ेंगे और वैसे ही लिखेंगे। तो इन शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। अब अगला पॉइंट आ रहा है, हमारा थर्ड पॉइंट है उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला हमारा है तत्सम। सबसे पहला पॉइंट हमारा है तत्सम। तो तत्सम शब्द देख लेते हैं क्या होते हैं कि तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए जाते हैं और अगर उनका कहीं दूसरी जगह प्रयोग किया जाता है, हिंदी में प्रयोग किया जाता है, तो उनको वैसे ही लिख दिया जाता है। वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे सर्प है, मुख है, अग्नि है, यानी कि तत्सम शब्द जैसे हम संस्कृत से लेते हैं वैसे ही उन्हें दूसरी जगह पर प्रयोग करते हैं, हिंदी में प्रयोग करते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। इसके बाद में अगला हमारा आ रहा है तद्भव। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से लिए तो जाते हैं लेकिन जब उनका हिंदी में प्रयोग किया जाता है तो उनका थोड़ा रूप बदल जाता है। जैसे यहाँ पे सर्प लिखा है तो यहाँ पे इसका हो जाएगा सांप। मुख लिखा है तो इसका यहाँ पे हो जाएगा मुंह। अग्नि लिखा हुआ है, हमारा अगला वर्ड है अग्नि, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे आग। तो इस प्रकार तद्भव शब्द हो गए। अगला हमारा शब्द होता है देशज। अगला पॉइंट है थर्ड देशज शब्द। देशज शब्द जो है वो विभिन्न भाषाओं और बोलियों से लिए जाते हैं, यानी कि जो हमारे क्षेत्र में हमारे देश में बोलियां बोली जाती हैं उनसे जो शब्द निकल कर आते हैं उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे झगड़ा है, भिंडी, ककड़ी, ये शब्द जो है हमारे देशज शब्दों के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ये हमारे देशज शब्द हैं। झगड़ा है, भिंडी है, ककड़ी है। इसके बाद में अब अगला आ जाता है नंबर 4 विदेशी शब्द।
विदेशी शब्दों में 4 प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले अंग्रेजी है, उर्दू है, यानी कि इसमें 4 प्रकार के शब्दों का समावेश है। सबसे पहले अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, उर्दू। यानी कि विदेशी शब्दों में 4 प्रकार के शब्दों का समावेश किया गया है। सबसे पहले अंग्रेजी भाषा के शब्द आते हैं, उर्दू भाषा के, फारसी भाषा के और पुर्तगाली भाषा के। सबसे पहले यहाँ पे अंग्रेजी भाषा में आ जाता है मास्टर, उर्दू से आ जाता है अजीब, तीसरा शब्द है आराम, ये फारसी भाषा का शब्द है, और पुर्तगाली से है अचार। तो विदेशी में ही हमने देखा है कि 4 प्रकार के शब्दों का समावेश किया गया है। सबसे पहले अंग्रेजी का, फिर उर्दू से अजीब शब्द आया है, फारसी भाषा से आराम शब्द लिया गया है, और चौथा जो है पुर्तगाली से अचार शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके बाद में होमवर्क दे देंगे। दूसरा है उत्पत्ति, के आधार पर शब्दों